नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आज हम पढ़ेंगे 23 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्ट्रेटेजी के। उससे पहले आपको बता दें साथियों, कल आप में से किसी नए साथी का कमेंट आया था कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बता दें, वीडियो की क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर हो गई। अब जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, यह आईफोन से शूट हुआ वीडियो साथियों, और अच्छा वीडियो क्वालिटी है। ये 4K में शूट होता है वीडियो, 4K में शूट होता है। आपको नहीं शो हो रहा है मोबाइल में, तो आप यूट्यूब के सेटिंग में जाइए, ऊपर कॉर्नर में सेटिंग होता है, वहां से अपने वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए। 740 या फिर 1044 या फिर आप HD 4K करके वीडियो को देखिए, जैसे आपको स्पष्ट दिखाई देता है उस क्वालिटी में देखिए। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग जो होता है वो बहुत स्लो स्पीड में होता है साथियों। आप इसको अगर स्पीड स्लो लग रही है तो फास्ट करके देखिए, 1.5 गुना स्पीड या 2 गुना स्पीड। लेकिन हम कहेंगे आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नॉर्मल स्पीड पर नोट्स बनाइए। जब रिवीजन करना हो तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा के अपने अनुसार स्पीड बढ़ा करके देखिएगा। तो चलिए कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है? उत्तर डी, रॉबर्ट सोलो को नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी में नहीं मिला है। इन तीन लोगों को मिला है, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर होविट। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2025 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वीं मध्य अवधि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो उत्तर होगा अफ्रीकी देश युगांडा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उत्तर श्रीलंका के कोलंबो में। चौथा प्रश्न पूछा गया था, बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में योगदान के लिए 2025 में एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिबीरा को प्रदान किया गया एबेल पुरस्कार। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? उत्तर होगा 1.54%, 1.54%। छठा प्रश्न पूछा गया था, गूगल ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में एक विश्व स्तरीय AI डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितनी राशि निवेश करने की योजना बनाई? उत्तर बी, $15 बिलियन। सातवां प्रश्न पूछा गया था, टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे सिफारिश की गई, किसे बना दिया गया? उत्तर ए, एन चंद्रशेखरन। आठवां प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज क्षेत्र के कितने वर्ग किलोमीटर को आरक्षित वन घोषित किया? उत्तर बी, 41 वर्ग किलोमीटर की एरिया को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। नौवां प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उत्तर होगा बी, मेघालय राज्य। 10वां प्रश्न पूछा गया था, गैलेक्स आई द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि प्राइवेट एजेंसी गैलेक्स आई द्वारा लॉन्च किया जाने वाला भारत का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत ने हाल ही में किस स्थान पर पूर्ण भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर होगा डी, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पुनः से हमारे भारत का दूतावास स्थापित हो रहा है। हुआ क्या था साथियों, 2021 में अफगानिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो गया था। अफगानिस्तान की सरकार गिर गई थी और तालिबान का शासन शुरू हुआ था 2021 से। तब से हमारा भारतीय दूतावास काबुल में अफगानिस्तान में बंद था, पुनः से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ, देखिएगा पूरी कहानी। हाल ही में अफगान के यानी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ये अभी भारत की यात्रा पर थे, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। ये 3 साल 4 साल बाद, मतलब कि तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद भारत की पहली औपचारिक राजनयिक विस्तार है ये। 2021 के बाद से भारत और अफगानिस्तान के मध्य कोई भी विचार, कोई भी समझौता, कोई विस्तार नहीं हुआ है। 2025 में हो रहा है, 4 साल के बाद हो रहा है। क्या हुआ था, तो 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी गई थी और तालिबान का शासन 2021 से है। वही तालिबान वाला देश साथियों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक जीके देखिएगा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी मुद्रा है अफगानी और अफगानिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। और अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा सोरा। और भारत की सीमा सबसे कम किस देश से स्पर्श करती है, तो वो अफगानिस्तान ही है, 106 किलोमीटर। जैसे साथियों भारत हमारे पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देशों का सीमा पूछा जाता है तो आपको याद रहे कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से स्पर्श होती है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से। उसके बाद चीन है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, इसकी सीमा स्पर्श करती है। श्रीलंका की सीमा नहीं स्पर्श करती है। अब यहाँ पर एक देश है पाकिस्तान और भारत, और यहाँ पे है अफगानिस्तान।
तो ये अफगानिस्तान है साथियों, यहाँ पर अफगानिस्तान लद्दाख पीओके के पास 106 किलोमीटर लंबी यहाँ पर सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ। सबसे कम सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर की। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस देश में 30 दिन की आपातकाल की घोषणा की गई? उत्तर होगा पेरू। डी उत्तर होगा साथियों पेरू। पेरू में अभी हाल ही में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है 2 जगह पर। एक तो पेरू की राजधानी लीमा है और दूसरा वहां का एक प्रांत है कयावो प्रांत। डिटेल क्या है देखिएगा, अपराध की बढ़ती घटनाओं और जन असंतोष के कारण पेरू के राष्ट्रपति जोस जेरी ने देश की राजधानी लीमा और कयावो प्रांत में 30 दिनों का आपातकाल डिक्लेयर कर दिया। कोई भी देश हो साथियों, जब वहां पर अराजकता बढ़ जाएगी, जब लोगों में असंतोष हो जाएगा, जैसे नेपाल में ही जब असंतोष हो गया, करप्शन सीमा बढ़ गया, तो देश की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में होती है, तो जनता जो है नाराज होकर के आंदोलन करती है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी पेरू में भी बन गई है। नेपाल जैसी स्थिति, म्यांमार जैसी स्थिति, अफगानिस्तान जैसी स्थिति, हर देश में, हर लोकतांत्रिक देश में करप्शन और भ्रष्टाचार के कारण ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। पेरू का स्टैटिक जीके देखिएगा, पेरू की राजधानी है लीमा और पेरू की मुद्रा है सोल। और पेरू में एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पेरू की राजधानी लीमा में है। पेरू साथियों दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कोडेक्स ने 3 मसालों को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप घोषित किया, इनमें शामिल है। उत्तर होगा वनीला, बड़ी इलायची, धनिया, यानी उपर्युक्त सभी 3 भारतीय मसालों को कोडेक्स एक अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन है, इसने इसमें मान्यता दिया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप इसको डिक्लेयर किया गया, तीनों मसाला को, वनीला, बड़ी इलायची और धनिया। देखिएगा क्या है डिटेल पूरा। कोडेक्स है साथियों, कोडेक्स अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। कोडेक्स की स्थापना 1963 ईस्वी में होती है, जो मसाला का गुणवत्ता, क्वालिटी और मसालों के व्यापार से संबंधित उसको रेगुलेट करने वाली संस्था है कोडेक्स। इसका गठन 1963, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में। इसी के तहत भारत ने एक पहल चला करके 2013 में कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेज यानी मसाला एंड culinary हर्ब्स की स्थापना की। 2013 में भारत ने कोडेक्स के अंतर्गत कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेज एंड culinary हर्ब्स की स्थापना की। इसका अध्यक्ष वर्तमान में हमारा भारत ही है। यही संगठन साथियों, यही संगठन मसालों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुबंधित करता है और अंतर्राष्ट्रीय मसाला जो होता है उसको प्रमाण पत्र देता है। अभी तक कुल 19 मसालों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में विकसित किया जा चुका है। क्या था करेंट का इशू देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसालों का व्यापार और गुणवत्ता मानकों में तीनों मसालों को शामिल किया गया। यह कोडेक्स समिति और स्पाइसेस एंड culinary हब्स के 8वें सत्र में घोषित किया गया। यही संगठन है साथियों, ये बड़ा वाला संगठन 2013 में स्थापित हुआ था भारत के प्रयास से, और भारत इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। इसी का 8वां सत्र हो रहा था, इसी 8वें सत्र में तीनों मसालों को डिक्लेयर किया गया और इसका भी प्रमुख संगठन है ये कोडेक्स, जो 1963 में स्थापित हुआ, रोम में उसका हेडक्वार्टर है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए जारी किए? उत्तर डी 730 करोड़ रुपए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जारी किया ग्रामीण स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन 2 राज्य में, गुजरात और हरियाणा। गुजरात और हरियाणा राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए 730 करोड़ रुपए केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने जारी किया। क्या है डिटेल देखिएगा साथियों। पहली बात की राज्य वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 में याद रखेंगे। है क्या ये? वित्त आयोग 2 प्रकार का होता है। अनुच्छेद 280 जो केंद्रीय वित्त आयोग है, उसका कार्य होता है कि पूरे देश में जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है टैक्स से, उसको 2 हिस्से में बांटना कि उत्तर प्रदेश और बिहार या गोवा को कितना पैसा देना है। मतलब इसका उद्देश्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। उसी तरह से एक राज्य वित्त आयोग होता है। पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ, अनुच्छेद 243 आई जोड़ करके राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य रहता है किसी भी राज्य के भीतर राजस्व का डिवाइडेशन, कि पंचायती राज व्यवस्था नगर निकाय को कितना पैसा आवंटन किया जाए, ये कार्य राज्य वित्त आयोग करता है। तो ये राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में है, केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया है। पीसीएस प्री के एग्जाम में अभी 12 अक्टूबर को ये प्रश्न पूछा गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया
और 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन हो गया। 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया 31 दिसंबर 2023 को, 2 साल पहले ही। ये लोग अपना कार्य किए, 2 साल तक कार्य किए। 31 अक्टूबर 2025 को यह सरकार को अपना रिपोर्ट सौंप देंगे, ऐसा उम्मीद है। यानी कि 7 दिन बाद 31 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से इसकी अनुशंसाएं हमारे देश में लागू होंगी। अब तब तक किसकी अनुशंसा चल रही है? तो 15वें वित्त आयोग की चल रही है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वां वित्त आयोग कब एक्सपायर होगा? तो देखिएगा, जब से ये लागू होगा उसके एक दिन पहले, यानी 31 मार्च 2026 को 15वां वित्त आयोग समाप्त हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी साहब थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। तो प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज पेरेरा बने हैं? उत्तर होगा बोलीविया। साथियों, बोलीविया दक्षिण अमेरिका का देश है। बोलीविया की राजधानी अगर याद हो तो राष्ट्रपति भी याद हो जाएंगे। बोलीविया की राजधानी है ला पाज। यहाँ के राष्ट्रपति भी बने हैं पाज, रोड्रिगो पाज। बोलीविया की राजधानी ला पाज। तो उम्मीद है कि परीक्षा में अगर पूछेगा तो आप ट्रिक कर देंगे। बोलीविया उत्तर हो गया। रोड्रिगो पाज पेरेरा दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के राष्ट्रपति बने। डिटेल देखिएगा साथियों, बोलीविया का स्ट्रेटेजी के जब राष्ट्रपति नियुक्त हुए तो यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बोलीविया की राजधानी है लापाज। लापाज की खासियत है पूरी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बोलीविया की राजधानी लापाज पूरी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बोलीविया की मुद्रा है बोल्वियानो। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 लैंडलॉक्ड देश हैं, 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं। बी से बोलीविया और पी से पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे, बीपी जो है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं दक्षिण अमेरिका के भीतर। कहने का मतलब, अगर आप देखें उत्तरी अमेरिका के मैप को साथियों, उत्तरी अमेरिका का मैप ये हो गया और यहाँ पर पनामा देश है जहाँ पे पनामा नहर है, और ये दक्षिण अमेरिकी देश हो गया। पनामा नहर इधर अटलांटिक महासागर, इधर भूमध्य सागर के जल को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य में यहाँ पर लैंडलॉक 2 देश हैं, यही है बी और पी, यानी बोलीविया और पराग्वे, 2 मात्र दक्षिण अमेरिका के लैंडलॉक देश हैं। बाकी यहाँ पे जो भी देश हैं, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, चिली हो गया, ये सभी जो है इनकी समुद्री अपनी सीमा है, सब समुद्र के सीमा पर है। इन दोनों का समुद्री सीमा नहीं है। छठा प्रश्न है, उड़ान योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? उत्तर होगा 2016। तो 2016 में शुरू हुआ। आज क्यों पढ़ रहे हैं 23 अक्टूबर के करंट अफेयर में? तो 9 वर्ष पूरा हो गया साथियों, इस योजना का 9 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि 2016 में शुरू हुआ था उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक हवाई चप्पल में रहने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज की यात्रा कराई जाएगी। इस चीज के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। 21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ था। 9 वर्ष इसका पूरा हो गया। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? तो उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना। सातवां प्रश्न पूछा गया है, भारत ने वर्ष 2025 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कितने डॉलर निवेश आंकड़ा पार किया? उत्तर हमारा होगा 20 बिलियन डॉलर। 20 बिलियन डॉलर का आंकड़ा भारत ने पार कर लिया एआई के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत ने हमारे 2025 तक, अभी तक, आज तक टोटल 2024 हो या 23 हो, जब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है तब से लेकर के आज तक 20 बिलियन डॉलर निवेश भारत ने कर लिया है हमारे इस क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में। याद रखिएगा एक बात साथियों, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, यहाँ पर गूगल ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर एआई डेटा हब बनाया जाएगा। वैश्विक स्तर का एक एआई हब बनेगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, जिसके लिए अडानी ग्रुप से समझौता भी हुआ है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 9वां दीपोत्सव पर कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में साथियों 9वां दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। पहला दीपोत्सव कार्यक्रम 2017 में शुरू हुआ, तब से 2025 में 9वां दीपोत्सव कार्यक्रम था। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार 26 लाख दिए जलाए गए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ। उत्तर देखिएगा बी। डिटेल क्या है? उत्तर प्रदेश के तरह दिल्ली में भी कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव मनाया गया। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि हमारे भारत में किस राज्य में, किस शहर में अयोध्या के तरह दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया? तो आप उत्तर करिएगा दिल्ली। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। अयोध्या में पहला दीपोत्सव कार्यक्रम कब मनाया गया? 2017 में।
ये था साथियों आज का करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो साथी नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट किए उनको बता दें कि अपने चैनल पर जीएस की निःशुल्क सीरीज शुरू हुई है, गर्व सीरीज में हम लोग इतिहास पढ़े थे। 34वां वीडियो अपलोड हो गया है। डेली वीडियो आपको मिलता रहेगा अनवरत रूप से। तो पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।